गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दी थी जिसका नाम था शिक्षा में चुनौतियां। शिक्षा में चुनौतियों से संबंधित हमने जो स्वतंत्रता से पूर्व भाषा का स्वरूप किस प्रकार से था हमने वो देख लिया था। साथ ही साथ में प्राचीन काल यानी कि वैदिक काल में भाषा का स्वरूप क्या था, फिर आधुनिक मध्यकाल में भाषा का स्वरूप क्या था, किस प्रकार से भाषा ज्यादातर उपयोग में ली जाती थी, और साथ ही साथ में हमने आधुनिक काल में भाषा का स्वरूप किस प्रकार से था। हमने ये तीनों की तीनों चीजें लास्ट क्लास में हमने देख ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्र भारत में भाषा नीति। स्वतंत्र भारत में भाषा नीति यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में भाषा नीति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से भाषा के लिए नए नए कानून नियम डाले गए और भाषा का किस प्रकार से संविधान में उपयोग हुआ, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद में जो सबसे पहले जो नए नए मुद्दे हमारे सामने आए वो किस प्रकार से थे वो हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला पॉइंट है भारत की संपूर्ण जनसंख्या का केवल 30% हिंदी भाषी था। जब भारत आजाद हुआ तब कितने प्रतिशत हिंदी बोलती थी जनता? 30% जनता क्या बोलती थी? हिंदी। बाकी की जनता नहीं बोलती थी। यदि हमारे 100% भारत में लोग थे तो सिर्फ 30% हिंदी को जानते थे, बाकी लोग हिंदी को नहीं जानते थे। दूसरा था कि लगभग 1 लाख व्यक्ति द्विभाषी थे। 1 लाख व्यक्ति कैसे थे? द्विभाषी यानी कि दो भाषा बोलने वाले थे। यदि कोई हिंदी जानता था तो साथ ही साथ में कोई राजस्थानी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी ये सारी की सारी भाषाएं भी जानता था। दो भाषाएं जानने वाले लोग कितने थे? 1 लाख। फिर भारत की संपूर्ण जनसंख्या के 11% लोग अनेक दक्षिण भारतीय भाषाएं जैसे कि 11% लोग दक्षिण भारतीय भाषाएं बोलते थे। अब दक्षिण भारतीय भाषाएं कितनी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि का प्रयोग करते थे। एक तो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ ये तीनों भाषा, ऐसे भी ज्यादा मलयालम वगैरह है ना, ये सारी की सारी चीजें जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं दक्षिण भारतीय की भाषा बोलते थे। कितने लोग? 11% लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपूर्ण जनसंख्या का 6.98% भाग द्विभाषी है जो हिंदी के अतिरिक्त अन्य दो भाषाएं भी बोलता है। कितना? 6.98% हिंदी के अलावा और दूसरी भाषाएं भी बोलते हैं। कितनी? दो भाषाएं। जैसे किसी को हिंदी तो आती ही है लेकिन साथ साथ में उनको गुजराती भी आती है और मारवाड़ी भी आती है। किसी को हिंदी तो आती है लेकिन हिंदी के साथ साथ में तमिल भी आती है और जैसे कन्नड़ भी आती, तेलुगु भी आती। तो ऐसे हिंदी बोलने वाले भी दो भाषाएं अलग अलग बोल सकते थे। कितने? 6.98% लोग। पांचवा पॉइंट है संपूर्ण जनसंख्या में मात्र 2% लोग अंग्रेजी का ज्ञान रखते थे। अब सिर्फ 2% लोग क्या बोलते थे? अंग्रेजी, या फिर अंग्रेजी को समझते थे कि हाँ भाई ये भी कोई भाषा है। ठीक है, ये तो था स्वतंत्रता के बाद में स्वरूप जो हमारे भारत देश के सामने आया कि किस प्रकार से लोग भाषा का कहाँ पर किस प्रकार से उपयोग करते हैं। अब ये है कि इन भाषा सर्वेक्षण के परिणाम से भाषा संबंधित निम्नलिखित समस्याएं हमारे सामने उपलब्ध हुई। बहुत सारी समस्या इन भाषाओं से संबंधित हमारे भारत देश में आई और वो किस प्रकार से थी तो वो भी हम पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। समस्या स्वतंत्रता के बाद में
भाषा से संबंधित किस प्रकार से हमारे भारत देश में हमको भाषाओं का सामना करना पड़ा, समस्याओं का, वो हम देखेंगे। तो पहला है शिक्षा माध्यम के रूप में किस भाषा को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की जाए। पहला क्या है, शिक्षा माध्यम। भाई शिक्षा का माध्यम, एजुकेशन का मीडियम क्या रखे, हिंदी रखे, गुजराती रखे, क्या रखे, हिंदी भाषा रखे या फिर लोग जो दूसरी भाषा बोलते हैं वो रखे, लोगों की स्थानीय भाषा रखे या राज्य भाषा रखे, या फिर जो 2% लोग इंग्लिश जानते हैं वो रखे। मतलब पढ़ाई जो है वो कौन सी भाषा में होनी चाहिए। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो यही थी कि भाई पढ़ाई कौन से माध्यम में कराई जाए, क्योंकि कोई भारत के इतने सारे लोग इतनी सारी भाषाएं बोलते थे, कोई भी भाषा फिक्स नहीं थी। दूसरा है विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं के मध्य किस प्रकार समन्वय किया जाए। भाई मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में किस प्रकार से समन्वय किया जाए। भाई कोई हिंदी बोलता है तो साथ ही साथ में वो अपने घर में या फिर अपने आस पड़ोस में कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, तो भाई जो शिक्षा का जो स्तर है उसमें किस प्रकार से इन दोनों में अपन संबंध बिठा सकते हैं कि जहाँ पर बच्चा मातृभाषा भी समझे और अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी ना छोड़े। थर्ड पॉइंट है विभिन्न भाषाओं का शिक्षण स्तर किस प्रकार निर्धारित किया जाए। शिक्षण स्तर जो है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। इतनी सारी भाषाएं हैं, ठीक है, शिक्षा में भी इनका अपन अगर उपयोग में लेंगे तो किस प्रकार से उनका उपयोग लिया जाए, किस प्रकार से उनको बताया जाए कि भाई ये शिक्षा के अंतर्गत इन सब का यूज हम कर सकते हैं। और लास्ट है विभिन्न स्तरों पर कितनी भाषाओं का शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अब दुनिया भर की भाषाएं हैं, लेकिन कितनी भाषाओं का शिक्षण प्रदान करना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट ये था, ठीक है, सबसे मेन जो पॉइंट था बड़ा वाला वो तो ये था कि भाई शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए, एजुकेशन का जो मीडियम है वो कौन सी भाषा में होना चाहिए, और फिर जो है कि भाई कितनी भाषाओं का ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। जैसे कि और अगर हम राजस्थान की बात करें, स्पेशली हमारे सिरोही जिले की, जहाँ से मैंने जो पढ़ाई की है 10th तक या 12th तक जो भी हो, तो उसमें मेरी जो स्कूल थी उसमें गुजराती भी चलती थी ऑप्शन में और संस्कृत भी चलती थी। मैंने हालांकि संस्कृत ली थी। तो इस प्रकार से हमारा मतलब ये निर्धारित होना चाहिए कि कौन सी भाषा बच्चा पढ़ना चाहता है, उस हिसाब से उसको पढ़ाई करनी चाहिए। हालांकि ये तो अभी तो समय काफी चेंज हो चुका है, लेकिन ये उस समय हमें समस्या का सामना करना पड़ा था जब भी संविधान निर्मित हो रहा था उस समय। अब नेक्स्ट है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग 1956, स्वतंत्रता के बाद की बात है 1956। ये भारतीय संविधान की धारा 244, भारतीय संविधान की धारा 244 के आधार पर सरकार भाषा आयोग की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। 244 जो भारतीय संविधान की धारा है उसके लिए सरकार किसके लिए स्वतंत्र है, भाषा की नियुक्ति करने के लिए, भाषा आयोग की नियुक्ति करने के लिए। धारा के तहत भाषा आयोग की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है सरकार। प्रथम भाषा आयोग ने 1956 में अनेक प्रतिवेदन उल्लेखित किया था,
जो कि उपयुक्त शब्दावली के अभाव में तत्काल रूप में अंग्रेजी भाषा का हिंदी भाषा का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, कितने सारे शब्द ऐसे हैं हमारे संविधान में जिनका जो अंग्रेजी में लिखे गए हैं लेकिन जिनका अनुवाद हम हिंदी में नहीं कर सकते। ऐसा कहाँ गया है भाई? 1956 में अनेक प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि उपयुक्त शब्दावली के अभाव में तत्काल रूप में अंग्रेजी भाषा का हिंदी भाषा का रूपांतरण नहीं किया जा सकता। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में है और उनका हम मीनिंग जो है या फिर उनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उनको बदलाव नहीं कर सकते हिंदी भाषा के अंतर्गत। अतः इस कार्य को इस कार्य को धीरे धीरे विभिन्न प्रावस्थानों में करना, इसके फलस्वरूप अंग्रेजी भाषा में 1956 तक जीवन दान मिल गया था। ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन इसमें भी, इस प्रावधान में भी थोड़े से चेंजेस होते गए। अब है हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में नियुक्त संगत तरीकों से समृद्ध करने के लिए संबंध में संविधान धारा 351 में निम्नलिखित विचार किए गए थे। अब धारा कौन सी आई? 351 धारा आई, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में युक्ति संगत तरीकों से समृद्ध करने के संबंध में संविधान धारा 351 में निम्नलिखित विचार की। 351 धारा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए इसके ऊपर भी विचार किए गए थे, जो कि निम्नलिखित तरीके से थे। अब जो वो विचार कौन कौन से थे ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 351 की धारा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए सुझाव दिए गए। 351 की धारा में वो सुझाव किस प्रकार से थे, क्या क्या थे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, दुनिया में तरह तरह के वायरस फैल रहे हैं फिलहाल, तो उस वजह से आपको घर पे रहना है, अपना ध्यान रखना है और घर वालों का भी ध्यान रखना है।